बीता साल 2023 फिल्मी दुनिया के नजरिए से शाहरुख खान के नाम रहा। 2023 में पठान, जवान और डंकी समेत उनकी कुल 3 फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने लगभग 2500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। 2023 में सिनेमा की शुरुआत भी शाहरुख खान से हुई थी और उसका अंत भी शाहरुख खान की ही फिल्म डंकी से हुआ। हालांकि पठान और जवान की तरह डंकी के शोर की वजह सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं रहे, बल्कि इसकी मुख्य वजह डायरेक्टर राजकुमार हिरानी रहे हैं। भारत में ज्यादातर फिल्मों को उसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन राजकुमार हिरानी उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्में स्टार्स से ज्यादा उनके डायरेक्टोरियल वेंचर्स की वजह से चर्चा में रहती हैं। इसलिए शाहरुख खान जैसा बड़ा सुपरस्टार भी उनकी फिल्म में काम करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ जाता है। सर, मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर, एक है स्क्रिप्ट मेरे पास। नाम क्या है सर? डंकी। डोंकी? डोंकी नहीं शाहरुख, डंकी। मैं समझा डोंकी। डंकी डंकी। परफेक्ट इमोशंस और क्लीन कॉमेडी के साथ लाइफ लेसन सिखाने वाली राजकुमार हिरानी की फिल्में सभी के दिलों को छू जाती हैं। 3 इडियट्स में काबिल बनो कामयाबी झक मारकर पीछे आ जाएगी, और पीके में हमारी भक्ति और आस्था के प्रति होने वाले व्यापार जैसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स को अपनी सिंपल लेकिन टचिंग स्टाइल में दिखाने की कला सिर्फ राजू हिरानी रखते हैं। On a completely different contrast, Raju Hirani is like he was saying that we can't make films like what I'm doing. I can't even make one scene like what Raju Hirani does. 20 नवंबर 1962 को नागपुर के एक सिंधी परिवार में जन्मे राजकुमार हिरानी पहले इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अच्छे मार्क्स ना आ पाने की वजह से उन्हें कॉमर्स की तरफ रुख करना पड़ा, जिसके बाद उनके पिता चाहते थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। पर कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के दौरान उन्होंने लेक्चर्स तो कम ही अटेंड किए, लेकिन कॉलेज के रंगमंच पर पूरी तरह एक्टिव रहे। वहाँ उन्होंने आवाज़ नाम के थिएटर ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें वो एक्टिंग किया करते थे, डायरेक्शन किया करते थे और खुद ही थिएटर के लिए नाटक भी लिखा करते थे। यानी उन्होंने वहीं से अपनी इस फिल्म मेकिंग वाली स्किल को डेवलप करना शुरू कर दिया था। बेटे के रुझान को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें FTII में एडमिशन लेने की सलाह दी। FTII में डायरेक्शन कोर्स के लिए सिर्फ 8 सीट्स थीं और इन 8 सीटों के लिए 8000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था। कंपटीशन बहुत टफ था, इसलिए राजकुमार हिरानी ने FTII में एडमिशन लेने के लिए एडिटिंग का कोर्स चुना, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम था। यहाँ से कोर्स पूरा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मुंबई पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1200 रुपये पर मंथ की सैलरी पर एक स्टूडियो में वीडियो एडिटर की जॉब से होते हुए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में अच्छा काम और फिर बेहतरीन फिल्मों की डायरेक्शन करके अच्छा नाम हासिल किया। उनकी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाने वाला मेटाफर दर्शकों को थोड़ा देर से समझ आता है, इसलिए रिलीज के बाद उनकी फिल्मों की शुरुआत थोड़ी धीमी ज़रूर होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्म की तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। पीके में जब उन्होंने आमिर खान को एलियन बनाकर धर्मों में बढ़ते व्यापारवाद को दिखाया, तो शुरुआत में लोगों ने इसे अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ समझा, लेकिन इस फिल्म में उनका इशारा किसी एक धर्म की भक्ति या आस्था को लेकर नहीं था, बल्कि उन्होंने उन तमाम लोगों को टारगेट किया था जो किसी भी धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना व्यापार बढ़ाते हैं। सेम वैसा ही 3 इडियट्स में जब आर माधवन अपने फोटोग्राफी के शौक के बारे में अपने अब्बा को बताते हैं, तो वो सीन सिर्फ फोटोग्राफी के पैशन की बात नहीं करता, वो सीन उन तमाम बच्चों के पैशन की बात करता है जो किसी डर या दबाव की वजह से अपने पेरेंट्स से अपने पैशन के बारे में बात नहीं कर पाते, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खुलकर अपनी बात कहने का स्पेस नहीं दे पाते। इन सब के अलावा राजकुमार हिरानी की फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलन नहीं होते, वो तो बस उनके द्वारा बुनी गई कहानी को पूरा करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। चाहे वो मुन्ना भाई का अस्थाना हो या फिर 3 इडियट का वायरस। पूरे 5 साल बाद आई उनकी फिल्म डंकी को अगर आपने भी सोशल मीडिया पर आए ऊल जुलूल रिव्यूज़ के चलते नहीं देखा है, तो आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। थिएटर में अपनी खुद की समझदारी से देखने पर यह फिल्म आपकी आंखों के रास्ते आपके जहन तक जाएगी और वहाँ से आपके दिल में उतर जाएगी।
जिस तरह आज हम 20 साल पहले आई उनकी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS के किरदारों की या उसकी स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, ठीक उसी तरह आज से 10-15 साल बाद हम डंकी के किरदारों और उसकी स्क्रिप्टिंग की बात ज़रूर करेंगे। फिल्म में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की कहानी को ज़रूर दिखाया गया है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये फिल्म हर उस इंसान की कहानी है जो अपने घर और अपने उस घर में रहने वाले परिवार के बाकी लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मकसद से उस घर को छोड़कर, सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर कमाने के मकसद से बाहर जाता है। इस कहानी में उन सब लोगों का दर्द शामिल है जो एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर अपने परिवार की बेहतरी के लिए जाते हैं। बॉलीवुड मसाले के बिना बनी ये फिल्म ज़मीनी रिसर्च करके लिखी गई है। सारी रिसर्च को इकट्ठा करके फिल्म के राइटर अभिजात ने एक कहानी लिखी है और उसमें कुछ किरदार पैदा किए हैं। कहानी और किरदारों के अलावा फिल्म में दिखाई गई सिचुएशंस काफ़ी हद तक रियलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग वाला सीन उस एरिया का रियल इंसिडेंट है, या वहाँ बिछा ट्रैवल एजेंट जाल, या वो वीज़ा वाला गुरुद्वारा, सब असल में है वहाँ। इससे ज़्यादा राजकुमार हिरानी की फिल्मों के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं लगता, क्योंकि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, म्यूज़िक, कास्टिंग, एक्टिंग, इन सब को बैलेंस करके एक अच्छी फिल्म बनाना उनकी लेगेसी रही है और राजकुमार हिरानी ने अपनी हर फिल्म में इस लेगेसी को मेंटेन किया है। बाकी इस साल जवान और पठान जैसी फिल्मों में दिखे शाहरुख खान के एक्शन अवतार को अगर एक बार साइड रख दिया जाए तो डंकी में इसके अलावा उनकी अदाकारी के कई सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे। फिल्म में विक्की कौशल के 15 मिनट, बॉबी देओल के 15 मिनट पर भारी पड़ते दिखते हैं। जवान और पठान जैसी फिल्में पैसा कमाती हैं, शोर मचाती हैं और कुछ साल में भुला दी जाती हैं, लेकिन डंकी बहुत खामोशी से समाज के उस पीड़ा को दिखाती है जिस पीड़ा को हम या हमारे परिवार के लोग रोज़ाना जीते हैं, पर उस पीड़ा के दर्द को हम कभी जाहिर नहीं करते। डंकी में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के दर्द को तो अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में इस अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कल्चर की शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये कल्चर भारत की रगों में कैंसर की तरफ फैलकर हमारे देश को बीमार बना रहा है, इस पूरी हकीकत को जानने के लिए राइट साइड पर नज़र आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप रणबीर कपूर के उस डर को जानना चाहते हैं जो उन्होंने एनिमल की स्क्रिप्ट सुनने के दौरान महसूस किया था, जिसकी वजह से वो फिल्म की कहानी सुनकर वहां से उठकर चले गए थे, तो आप लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, या आप आपके दिमाग में आने वाले क्रिएटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो काइजन क्राफ्ट फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट आपको मौका दे रहा है आपके टैलेंट को शोकेस करने का। आप अपना अपडेटेड CV और आपके द्वारा किए गए काम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल ID पर मेल कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।